एमए सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में आज मैं सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने आपसे पिछले 2 या 3 लेक्चर में हमने आपसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के विषय में बात किया था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। यू मस्ट हैव फॉलोड माई लेक्चर एंड देन यू मस्ट हैव स्टडीड दैट चैप्टर ऑन योर ओन एज वेल। आज हम बात करेंगे ऑन अ डिफरेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास। पिछले व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू अबाउट द चैप्टर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, देन आई हैड रिफर्ड टू द टर्म पॉलिटिकल डेवलपमेंट सेवरल टाइम्स। कई बार हमने आपसे राजनीतिक विकास इस शब्द के बारे में चर्चा किया था जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में आपसे बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट दिस वर्ड इज नॉट न्यू टू यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन सफिशिएंट रेफरेंस टू दिस वर्ड एंड आई हैड आल्सो एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ अबाउट द नोशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि किस तरह से दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने ब्रीफ में आपको बताया था। नाउ टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक और ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि व्हाट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज एंड हाउ दिस कंसेप्ट हैज टेकन प्लेस, हाउ दिस कंसेप्ट हैज ओरिजिनेटेड। देखिए, पहले तो इससे हम बता दें कि देखिए, जब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमने आपसे बात किया था उस समय में भी एक बड़ी भ्रांति थी, यानी उस चैप्टर के दौरान भी कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए जहां पर कई विचारकों का ये विचार था कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। बोथ आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट्स। इसलिए जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होगा उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी समझेंगे हम इन किसी न किसी रूप में। लेकिन यहाँ जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसी बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट आइडेंटिकल टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। एंड इफ यू रिमेंबर, देन आई हैड टोल्ड यू दैट वेयर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कम्स टू एन एंड, देयर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिगिंस, है ना। जहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण समाप्त होता है वहां से राजनीतिक विकास आरंभ होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, अ स्टेटमेंट। आई थिंक इट इज बाय लुसियन पाई। लुसियन पाई का संभवतः ये कथन है जो उसने एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपनी पुस्तक में लिखा है। सो लुसियन पाई इज अ ग्रेट स्कॉलर who has worked extensively on the issue of political development. Now, why this issue arose? What do we mean by the approach of political development? अर्थात राजनीतिक विकास उपागम से तात्पर्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, कार्ल पोलियानी, he is a great political scientist. He was a great political scientist. He is unfortunately no more. And in his celebrated book, The Great Transformation, that he wrote in the year 1944, कार्ल पोलियानी की पुस्तक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और अपनी इस पुस्तक में जो उसने 1944 में लिखा, उसने ये कहा कि 19वीं शताब्दी वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से थी। दैट इज द 19th सेंचुरी वॉज समथिंग लाइक अ ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पाश्चात्य सभ्यता के लिए 19वीं शताब्दी एक महान आप कह लीजिए कि रूपांतरण के रूप में वो देखता है, ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में उसने देखा। यानी 19वीं शताब्दी इट वॉज बेसिकली मेंट फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ही पाश्चात्य जगत ने बहुत वृद्धि की, बहुत प्रोग्रेस किया। जो अमेरिका आज सुपर पावर बना हुआ है, दैट वॉज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इट emerged as a super power. Initially there were 2 सुपर पावर्स, लेकिन जब से सोवियत यूनियन समाप्त हो गया तब से अब एक अकेला वही सुपर पावर है। तो कार्ल पोलियानी ने इसीलिए कहा कि देखिए, जो 19th सेंचुरी वरदान के रूप में साबित हुई थी पश्चिमी जगत के लिए, पश्चिमी सभ्यता के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। केवल वो सुपर पावर बन गया ऐसा ही नहीं है। द होल ऑफ यूरोप बिकेम वेरी प्रॉस्परस, पर्टिकुलरली द वेस्ट यूरोप। जो पश्चिम यूरोप था
वो तो खैर बहुत ही समृद्ध हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। और आप जानते हैं नाटो के बारे में आप जानते ही हैं। सो नाटो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडिंग countries. It is a very strong military organization of several countries of the west, of west यूरोप। तो पाश्चात्य यूरोप के जो बहुत सैन्य रूप से शक्तिशाली देश हैं, उनका ये संगठन है जिसको हम नाटो के रूप में जानते हैं। तो ये देखिए जो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य समाज बहुत शक्तिशाली हो गया। एक तरफ अमेरिका सुपर पावर बना, दूसरी तरफ यूरोप के कई सारे जो पश्चिमी यूरोप था उसके बहुत सारे देश थे, वो नाटो नाम का उसने संगठन बनाया अमेरिका की अध्यक्षता में। इसके अतिरिक्त अमेरिका एंड द एंटायर वेस्टर्न सोसाइटी, इट एमर्ज एज अ ग्रेट मार्केट इकोनॉमी। आर्थिक रूप से वो एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, बहुत समृद्ध बाजार के रूप में वो स्थापित हुआ। सो इन ऑल दीज वेज कार्ल पोलैनी मीन्स टू से दैट द 19th century was the century of grand transformation for the western societies। लेकिन 20वीं शताब्दी के बारे में भी वो कहता है, लेकिन कहता है द 20th century was the 20th century is the century of the third world countries। अर्थात 20वीं शताब्दी ये तीसरी दुनिया के देशों के लिए ये बहुत बड़ा, ये एक वरदान है, एक बहुत बड़ा आपके लिए कि एक समय आ गया है 20वीं शताब्दी में। तो कार्ल पोलैनी ने इस बात को स्पष्ट किया कि 20वीं शताब्दी में ये जो अविकसित देश हैं, ये विकासशील देश हैं, दे आर गोइंग टू प्रोग्रेस। और पर्टिकुलरली कि 1945 के बाद, आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड and with the era of decolonization, starting the setting in of the era of decolonization, that is decolonization taking place during the entire decades of 50s, 60s and 70s, यानी 30 सालों तक जो उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया जो आरंभ हो गई थी, 30 सालों तक जो चलती रही थी, इसके कारण कार्ल पोलैनी ने माना कि ये तीसरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि अब जब धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ रही है। तो अब देखिए ये एक बैकग्राउंड में कुछ बातें आती हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने मानना शुरू कर दिया था कि दैट नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और समय इस तरह से बदल रहा है कि अभी तक तो पश्चिमी समाज बहुत अभी तक शिखर पर था हर प्रकार की, चाहे वो सैन्य शक्ति के रूप में देख लें, चाहे आर्थिक रूप से देख लें, चाहे राजनीतिक संगठन के रूप में देख लें। इन ऑल दीज वेज द वेस्टर्न सोसाइटी और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट टचिंग द पीक। लेकिन 1945 के बाद से ये अब धीरे धीरे अब स्थिति तीसरी दुनिया के देशों में भी बदलने लगी। तो इसलिए अब जैसे जैसे तीसरी दुनिया के देश अब प्रगति करने लगे, आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ने लगे, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे अब एक आवश्यकता ये महसूस की जाने लगी, इस बात की अनुभूति हुई अमंग द स्कॉलर्स, कैन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल्स और ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोचेस दैट वाज अडॉप्टेड टू स्टडी द वेस्टर्न सोसाइटीज। बात यहाँ पर आकर अब बात होने लगी कि क्या जिन मापदंडों के आधार पर, जिन मॉडल्स के आधार पर, जिन प्रतिमानों के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता का या पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का या समाजों का अध्ययन किया गया था, क्या उसी आधार पर, उन्हीं मापदंडों प्रतिमानों के आधार पर क्या तीसरी दुनिया के देशों का भी अध्ययन किया जा सकता है? दिस इज टू से दैट द सिस्टम्स थ्योरी दैट वाज प्रोपोनेटेड बाय डेविड ईस्टन or Amond's theory of structural functional theory as given by Amond. Can both these theories be used to study the government and politics of the third world countries? This was a moot question. इस बात को लेकर बड़ा विचार विमर्श होने लगा कि क्या ये जो दो बड़े जो मॉडल्स बनाए गए थे, आमंड ने व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात किया था, जिसमें आप जानते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम का उसने पूरा उसका सिद्धांत है, या जो गैब्रियल आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल है ना, जिसके बारे में हम आपसे पहले बात कर चुके हैं। तो क्या इन दोनों के आधार पर तीसरी दुनिया की हम राजनीति का या सरकार का अध्ययन कर सकते हैं? तो देखिए बहुत विचार विमर्श के बाद ये समझ में आया
विद्वानों को कि हम इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। That is to say, the Western model simply cannot be applied to the study of the third world countries. तीसरी दुनिया के अध्ययन के लिए, चाहे उनका समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सरकार हो, चाहे शासन प्रशासन हो, हम उन चीज़ों को हम पाश्चात्य मापदंडों के आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिकॉज द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज they have altogether a very different social, economic and political structure. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स। ये माना गया कि तीसरी दुनिया के अर्थात यानी गैर पाश्चात्य देशों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो संरचनाएं हैं, वो संरचनाएं ये बहुत डिफरेंट हैं। उन संरचनाओं के यानी जो समाज है उनकी तीसरी दुनिया की, जो जिस तरह से उनकी राजनीतिक व्यवस्था चलती है, किसी भी आधार पर हम पाश्चात्य देशों से उसे कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ पर भी उसी तरह से फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के, जो पाश्चात्य देशों में पाए जाते हैं, जो औपचारिक रूप से पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप से, अर्थात ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, हम उन सारी चीज़ों को हम तीसरी दुनिया के संदर्भ में हम आवश्यक रूप से नहीं देख पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम अक्रॉस the political structures as are found in the western societies. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये चीजें हैं तो पाश्चात्य देशों के लिए हैं। तीसरी दुनिया में ऐसा कोई उनके यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए, अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, या सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनके यहाँ नहीं होती हैं। तीसरी दुनिया में ये सब चीज़ें नहीं थी। इसलिए many scholars felt that there was a need to initiate a holistic study of the entire you can say society of the third world countries. तीसरी दुनिया के जो विभिन्न देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, सबका हमें एक आपके लिए एक जिसे कह लें कि एक होलिस्टिक स्टडी करना पड़ेगा, अर्थात एक कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा। होलिस्टिक स्टडी से तात्पर्य क्या है कि हमें वहाँ पर उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो पक्ष हैं उनको एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। बिकॉज मेनी ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस दे आर डीपली कोरिलेटेड विद देयर पॉलिटिकल फंक्शंस और विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अफ्रीका का देश है, देयर वी फाइंड दैट इट्स बेसिकली अ ट्राइबल कंट्री। वो मूल रूप से या मुख्य रूप से एक आदिवासियों का एक देश है। पहले तो हुआ ही करता था, अब तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पॉलिनी ने इसी बातों का अब तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तीसरी दुनिया में भी। तो पहले तो ये सब था, आदिवासी वहाँ बहुत रहते थे, कबीलाई बहुत रहते थे, तो इसलिए उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी वही सब मिली जुली थी। उसी के आधार पर उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी चलती थी। इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा हम वहाँ पर चीज़ों को अलग अलग से नहीं समझ सकते हैं। वी हैव टू टेक एवरीथिंग टुगेदर while we are trying to study the issues of the थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तीसरी दुनिया में क्या क्या मुद्दे हैं वो हम तब समझ पाएंगे जब हम जब उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को या वातावरण को साथ लेकर हम चलेंगे। तो ये उनका एक बहुत ही स्पष्ट ये था। तो अब देखिए, जहाँ तक अप्रोच के बारे में बात है कि क्या वेस्टर्न अप्रोच को लागू किया जा सकता है। वेस्टर्न अप्रोच क्या है? जो परंपरा से जो चला आ रहा था, यानी ट्रेडिशनल, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल या लीगल अप्रोचेस या इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस, इसे हम कहते हैं जो परंपरावादी दृष्टिकोण था राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं चल पाएंगी। That is the traditional approaches to the study of political system or to the study of the government and politics of the third world countries could not be carried on with the traditional methods. परंपरावादी सिद्धांतों से नहीं अध्ययन किया जा सकता था। और परंपरावादी में जैसा अभी हमने बताया क्या है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, जुडिशियल एंड इंस्टीट्यूशनल, ये 4-5 प्रकार की ये उसमें उपागम है, जिसको हम कुल मिलाकर कहते हैं जिसे हम कहते हैं परंपरावादी उपागम या परंपरागत उपागम। तो परंपरागत उपागम का तो औचित्य है या था पाश्चात्य समाजों का अध्ययन करने के लिए मूल रूप से।
but for third world countries they cannot simply be sufficient to study the third world countries. इसलिए जहाँ पर क्योंकि उनकी स्थितियाँ बहुत डिफरेंट थी, इसलिए कहा गया होलिस्टिक स्टडी का एक हमें अपनाना चाहिए। तो उनके लिए कहा गया कि पहले जैसे हमने कहा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच जो हमने आपको डिटेल में बताया, और उसके साथ साथ कहा कि हमें अब आवश्यकता है कि एक नया यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अर्थात राजनीतिक विकास उपागम को हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी। अर्थात तीसरी दुनिया के देशों का हमें एक अध्ययन के लिए एक नया अप्रोच ही निकालना होगा, और वो जो अप्रोच होगा वो राजनीतिक विकास है, क्योंकि राजनीतिक विकास एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा अप्रोच है जो लुसियन पाई के द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। हालांकि उस पर तो आमंड ने भी कहा है, उस पर और भी विद्वान हैं, बियर एंड नुलम हैं, और भी विद्वान हैं जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में कहा है। तो उन्होंने कहा कि पहली बात समझ लीजिए कि परंपरावादी उपागम नहीं चल पाएंगे तीसरी दुनिया को अध्ययन करने के लिए, पाश्चात्य मॉडल नहीं चल पाएगा। दो बातें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरी बात क्या है, यह माना गया कि यहाँ के तीसरी दुनिया को अध्ययन करने के लिए हमें विशिष्ट उपागमों की या विशेष प्रकार के तरीकों को हमें अपनाना होगा। दैट इज टू स्टडी द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वी विल हैव टू अडॉप्ट स्पेसिफिक मेथड्स टू स्टडी द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखिए पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, दीज आर द या पॉलिटिकल कल्चर, these approaches are not employed to study the government and politics of the western countries or the developed countries। जो राजनीतिक संस्कृति है या राजनीतिक आधुनिकीकरण है या राजनीतिक विकास उपागम है, जो तीन उपागम है, इसका प्रयोग पाश्चात्य देशों के राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अध्ययन की पद्धतियाँ वहाँ नहीं चल पाएंगी, वहाँ तो दूसरे प्रकार की पद्धतियाँ। ये जो राजनीतिक विकास की पद्धति है, अर्थात ये तभी संभव हो पाएगा जिसमें आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों को एक साथ लेकर जब आप पढ़ेंगे तभी आपको राजनीतिक विकास समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। Political development is very much closely aligned with the various aspects of the society of the third world countries। तीसरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था अलग है, आर्थिक अलग है और राजनीतिक अलग है। यहाँ पर तो सब मिला जुला है। यहाँ पर अगर अलग होता तो हम लोग यहाँ पर भी करते। सेपरेशन ऑफ पावर्स से आप पढ़िए, चेक्स एंड बैलेंसेस के मेथड को अपनाइए, एग्जीक्यूटिव की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप इसके आधार पर पढ़िए तीसरी दुनिया को। जिस समय इस अध्ययन को अपनाया जा रहा था ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 50s and 60s and 70s, उस समय तीसरी दुनिया में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ना यूनिटरी सिस्टम था, ना फेडरल सिस्टम था ही नहीं। तो आखिर कैसे फिर वो चीजें यहाँ पर लागू हो पाती? वो तो औपनिवेशिक परंपरा में थे वो लोग, तो दासाई गुलामी में जकड़े हुए थे फॉर ईयर्स टुगेदर, फॉर सेंचुरीज टुगेदर। So the Western approach couldn't be applied। समझ ना? You must try to understand the logic। जो व्यवस्था उपागम जो आमंड देता, जो व्यवस्था उपागम जिसके बारे में डेविड ईस्टन बात करता है, या जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस देता है या प्रस्तुत करता है आमंड, या अन्य विचारकों ने भी अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, है ना? कम्युनिकेशन थ्योरी भी आप जानते हैं, कार्ल डायश की है कम्युनिकेशन थ्योरी है, सिमुलेशन थ्योरी है, बहुत तरीके की थ्योरीज हैं किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब पाश्चात्य देशों के लिए, they have their own systems, they have their own structures। But since these political structures or economic structures are missing in the third world country, just because of the fact they had been under the slavery, they had been under the colonial rule for centuries together, for decades together, therefore these Western parameters cannot simply be applied to study the third world countries, their government and politics।
इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, और ये जितने भी सब अप्रोचेस हैं, दे टेक द एंटायर सोसाइटी टुगेदर अलॉन्ग विद देम। ये सब पूरे समाज को, अध्ययन को साथ लेकर चलती हैं, क्योंकि ये सब मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है तीसरी दुनिया की, वो अपने आप में अलग नहीं है। इट इज वेरी मच रिलेटेड with other aspects of the society. Other aspects means the economic aspect, the social aspect, the cultural aspect. And political development therefore studies about the political system not in isolation but taking all the aspects together. इसलिए राजनीतिक विकास अलग से इन चीजों का अध्ययन नहीं करता है, राजनीतिक व्यवस्था का, बल्कि उस अध्ययन में ये सारे अन्य पक्षों का, आयामों को साथ लेकर चलता है। So this is the logic of adopting political development as an approach to study the politics of the third world countries or the political system of the third world countries. अच्छा, अब देखिए कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने माना है कि that political development comes as a result of social development or economic development or other types of developments taking in the society. Political development is a byproduct of other societal development. समझ लीजिए अच्छे से, यानी कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि that political development is a result of the development taking place in other aspects of the society. That is to say, the social that is the development taking place in the society or the development taking place in the economic aspect or in the cultural aspect. यानी जो परिवर्तन हो रहा समाज में, उस परिवर्तन का ही ये एक बाई प्रोडक्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए मानते हैं विचारक जैसे आमंड, जैसे गैब्रियल आमंड, जैसे एमरसन, जैसे कार्टराइट, जैसे डब्ल्यू रोस्टोव, जैसे मैक्स वेबर, जैसे डेविड ईस्टन। These are the scholars, or Lucian Pye or Sidney Verba. These are the established political scientists who say that political development is not independent. It is very much dependent on the entire theory of development. ये अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जो समाज में अर्बनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है या साइंटिफिक डेवलपमेंट चल रहा है या शिक्षा से संबंधित डेवलपमेंट चल रहा है, यानी किसी भी समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, विकास के रूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी गांव से आगे बढ़कर जहां शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण भी हो रहा है। आउट ऑफ द रूरल एरियाज व्हेन द अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस और व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इज आल्सो टेकिंग प्लेस, व्हेन साइंस एंड डेवलपमेंट इज आल्सो टेकिंग प्लेस, जब विज्ञान तथा प्रगति, विज्ञान तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हेन दे आर आल्सो इंक्रीजिंग, जब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, व्हेन लिटरेसी इज इंक्रीजिंग, जब साक्षरता आगे बढ़ रही है, दैट इज टू से व्हेन दीज डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल। यानी समाज में सब तरफ अगर परिवर्तन हो रहा है, शहर आबाद हो रहे हैं, गांव से निकल कर लोग शहर में आ रहे हैं, नौकरियां उनको मिल रही हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की शिक्षा की सुविधा बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, और इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं,
तो इन सारे डेवलपमेंट्स का प्रतिफल या प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा, ये निश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि जितने विद्वान अभी हमने नाम बताए हैं, दे कंसिडर दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए राजनीतिक विकास क्या है, एक आश्रित चर है, अर्थात एक आश्रित परिवर्त्य है। आश्रित परिवर्त्य का तात्पर्य है दैट इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी और इन अ कंट्री। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट पर से, इंडिपेंडेंट नहीं है। राजनीतिक विकास का अस्तित्व अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। राजनीतिक विकास का क्रम अन्य विकास कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे शहर आबाद होंगे, जैसे जैसे जनसंख्या और सुखी होगी, संपन्न होगी और उसको आजीविका प्राप्त होती जाएगी, जैसे जैसे उद्योग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे राजनीतिक विकास भी आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती जाएगी। तो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था आश्रित है, इन सब पर आश्रित है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आश्रित है, अर्बनाइजेशन पर आश्रित है, एजुकेशन पर आश्रित है, लाइवलीहुड पर आश्रित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आश्रित है। इसलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट, it is dependent on these factors. Therefore it is said that political development is basically a dependent variable. अपने आप में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। जब जैसे जैसे परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में आएगा, जैसे जैसे विकास होगा अन्य क्षेत्रों में, वैसे वैसे वो विकास का प्रभाव इधर भी आएगा, राजनीतिक व्यवस्था पर भी आएगा। बट इफ द होल सोसाइटी इज स्टिल undeveloped or very low at the level of development, then perhaps the political system will also remain low at a very low stage. अगर पूरे समाज में अंधेरा है तो राजनीतिक व्यवस्था में कैसे उजाला होगा, है ना। इसलिए अगर समाज में बहुत ज़्यादा अभाव है, लोग वंचित हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, अगर उनके पास भोजन नहीं है, अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास दवाई नहीं है, तो क्या राजनीतिक व्यवस्था पनप पाएगी? नहीं हो पाएगी। Therefore it is said that it is a dependent variable. लेकिन जैसे जैसे अन्य सेक्टर्स या पक्ष या आयाम बढ़ेंगे, जैसे जैसे अन्य पहलुओं पर का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, विकास होगा, वैसे वैसे राजनीतिक व्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। सो यू मस्ट बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया, मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट इज मेंट बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज देयरफॉर अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहा है जो बड़े बड़े स्टैब्लिश जो थिंकर, जैसे हमने कहा मैक्स वेबर है, जैसे उसमें लूसियन पाई है, जैसे सिडनी वर्बा है, जैसे गैब्रिएल आर्मेंट है, जैसे डेविड ईस्टन है, जैसे बियर एंड उलम है। दीज आर द frontline scholars of comparative politics, and they have extensively worked on these issues, on the issue of political modernization, and therefore they say that political development is basically a dependent variable. अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो ये मानते हैं कि that political development is not a dependent variable, जो ये मान के चलते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था ये आश्रित परिवर्तन नहीं है, यानी आश्रित नहीं है, यानी राजनीतिक व्यवस्था स्वतंत्र, ये एक स्वतंत्र परिवर्तन है, स्वतंत्र है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि जब तक अन्य स्थानों पर डेवलपमेंट नहीं होगा, अन्य क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक राजनीतिक व्यवस्था में भी डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर इस बात को ही खंडन करते हैं। और इसमें जो विचारक है, मूल रूप से जो विचारक है, जैसे कोलमैन, रिक्स है, बिंडर है, बिंडर ही कहते हैं, बाइंडर नहीं कहते हैं, बिंडर है ना। और इसमें ये सारे ये ज़्यादा जिसमें नहीं है, इसमें एमर्सन है, इसमें कार्टराइट है। ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका ये मानना है कि दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स, यानी राजनीतिक विकास अन्य चीज़ों से, अन्य पहलुओं से अलग है,
In a way, they say that political development commands the development, it initiates development in other aspects of the society. It gives life to other sectors of the society. राजनीतिक व्यवस्था अन्य क्षेत्रों को एक नई ऊर्जा देती है, एक नई पहचान देती है, एक नई शक्ति देती है, एक नया जीवन देती है। कौन? राजनीतिक व्यवस्था। जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। द सोसाइटी विल बी जस्ट लाइक द किंग, यानी एज इज द किंग सो विल बी द सोसाइटी। जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगी। यथा राजा तथा प्रजा कहने का तात्पर्य जैसी शासन व्यवस्था होगी, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, वैसी ही प्रजा भी होगी। इसलिए ये माना गया है कि अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, अगर आपने राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव होगा और बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। यानी ये जो तर्क है दिया जाता है दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात राजनीतिक विकास एक स्वतंत्र परिवर्त्य है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्र यानी वो दूसरों पर वो आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है। जैसा भी हमने आपको बताया, यह स्वयं इसकी अपनी ताकत है, इसकी पहचान है, और इतनी इसकी पहचान है, इतनी ताकत है कि इट गिव्स आइडेंटिटी टू अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी और द कंट्री। यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज समथिंग लाइक अ पावर हाउस। यह किसी व्यवस्था के एक पावर हाउस की तरह से होता है, एक बिजली घर की तरह से होता है ये जैसे बिजली घर क्या होता है, पूरे शहर को जगमगा देता है, उजाला देता है, प्रकाश देता है, सब जगह लाइट वो भेजता है, यानी लाइट की व्यवस्था करता है। बिजली घर से तो लाइट हमको मिलती है। उसी तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए पावर सेंटर which gives energy, which gives identity, which gives strength to other sectors of the society or to the nation. और इसलिए कहा गया है कि अगर आपने राजनीतिक व्यवस्था अच्छी बनाई है, अगर आपका संविधान अच्छा है, अगर उसमें आपने हेल्दी कन्वेंशंस रखे हैं, इफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज हेल्दी, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर बीइंग फॉलोड, देन डेफिनेटली इट विल हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स। और ये जो ऐसे कुछ विद्वान हैं ये मानते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज मेड पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम। समाज को गति देने में राजनीतिक व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था अगर ठान ले कि उसे अच्छा काम करना है, तो निश्चित रूप से द होल सोसाइटी विल गेट क्लींस्ड। अब देखिए, इसीलिए कहा गया है कि हमारे शासकों को हमेशा अच्छा होना चाहिए। द रूलर्स मस्ट बी गुड एंड दे मस्ट बी वर्चुअस। यानी जो शासक होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उनको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से और हर प्रकार से उनको सद्गुणी होना चाहिए। और इसीलिए तो प्लेटो ने भी कहा, अरस्तु ने भी कहा, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू, अर्थात सद्गुण ही ज्ञान है। सॉरी, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात अब अगर हम सद्गुणी, हमारे में कुछ वर्च्यूज हैं और अगर हमने अपने वर्च्यूज को पहचान लिया, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क इन अ मच बेटर वे एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। इसलिए वो ये कहता है कि ये राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को प्राण देती है, आर्थिक व्यवस्था को नया जीवन देती है, सांस्कृतिक मूल्यों को ये पुनः स्थापित करती है, पुनर्जीवित करती है। और इसीलिए हमने कहा कि अधिकांश आज के समय में ये माना जाता है, अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से लागू किया जा रहा है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग वायलेटेड by the administrators or by the political leaders, definitely this kind of a political system will lead the society to great heights of development. ऐसी राजनीतिक व्यवस्था समाज को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो देखिए, ये इसका एक बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते थे, जस्ट टू बिगिन विथ दिस चैप्टर। तो इस चीज़ को इतना तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी ने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
किसी ने कहा इसकी होलिस्टिक स्टडी की जरूरत है ना। ये पाश्चात्य देशों के प्रतिमानों के आधार पर इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। फिर इसको ये भी माना गया कि अब तो 20वीं शताब्दी में तीसरी दुनिया का एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। निश्चित रूप से आज के समय में तीसरी दुनिया की बहुत बड़ी भूमिका देख रहे हैं हम, बन रही है तीसरी दुनिया की भूमिका, है ना। जैसे आप समझ लीजिए भारत ऐसा देश कितना स्ट्रांग होता जा रहा है दिनों दिन। हम हर तरह से शक्तिशाली होते जा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था की बहुत बड़ी निश्चित रूप से भूमिका है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा अगर हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है।